No, sir. नो सर। अच्छा, गाना नहीं आ रहा कोई बैकग्राउंड में? ओके, No, sir. ओके फाइन, ठीक है। एक्चुअली माय फादर ही इज लिसनिंग ऑफ सम भजन एंड कीर्तन, तो इसलिए एक सेकंड बस। I hope you all can see my screen now. Yes. यस सर। ठीक है। तो आपको याद होगा हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग one of the most important unit of financial management. I should rather say it is one of the most important unit of the entire syllabus, which is the cost of capital. And उसके बाद हम capital busting को मानते हैं कि it is important unit. एंड इसके अलावा डिविडेंड डिसीजन हुआ, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस हुए, दे आर कंसिडर्ड वेरी they are considered very normal, or the very normal or basic discussion of the financial management. But when it comes to the cost of capital, it is considered one of the most important. ठीक है, और टाइम भी हमें इसलिए इसमें काफ़ी लग रहा है। अभी तक 5 क्लासेस हो चुकी हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, और ये 6 क्लास है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर, जिसमें हम बात करने वाले हैं एसेट प्राइसिंग मॉडल के ऊपर। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को याद होगा हमने क्या लास्ट डिस्कशन किया था। इफ़ एनी वन ऑफ यू कैन कम। Yes, sir. We did the theory of equity capital, and then we explained the two models, and when then we did the TDM. That model, ठीक है, both वेरी the गुड। growth in dividend and growth in dividend. ओके फाइन, ठीक है, ठीक है। देखिए, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट किया एज अ नेम इट सेल्फ सजेस्ट। देखिए, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, 2-3 मिनट लगते हैं, बट आपको एटलीस्ट ये क्लियर रहता है हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहा हूँ। इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने क्या डिस्कशन किया? हमने बात की कि भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या है। हमें पता लगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द लीस्ट एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, yes or no, which is also known as the discounted rate or hurdle rate। यानी किसी भी कैपिटल का इन अ लेमन वे, इन अ लेमन लैंग्वेज, if I present it in a layman way, cost of capital is something, the cost of फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आप पैसा उठा रहे हैं डेट मनी से, आप पैसा उठा रहे हैं प्रेफरेंस शेयर से, आप पैसा उठा रहे हैं इक्विटी कैपिटल से, या रिटेन अर्निंग का आप यूज कर रहे हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो आती होगी, बी इट द इम्प्लाइड कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यस, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज इम्प्लाइड एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होगा तो वी विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू फिगर आउट व्हाट शुड बी आवर डिस्काउंट रेट। यानी हमारा डिस्काउंट रेट क्या हो, कितना एक प्रोजेक्ट से हम रिटर्न एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल and the capital busting, they are interrelated. The cost of capital will provide you the basis of discount rate, and with the help of the discount rate we will be in a position to discount future values in present value। गलत कहा मैंने, सही कहा? यस क्लास, सबको क्लियर है? यस सर। यस ठीक सर। है। हमने फिर आगे बात की कि भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए जरूरी है अलग अलग तरह की कॉस्ट को पता करना, यानी स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड इन दैट परस्यूट वी स्टार्टेड विद द कॉस्ट ऑफ डेट फंड। उसके बाद हमने किया कॉस्ट ऑफ, क्या किया उसके बाद? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
thereafter we started the cost of equity. And इन सबकी जो underlying uh, you can say nature of these funds, they are totally different. Debt fund has a different nature, preference share capital has a different nature, and the equity shares a different kind of nature in its uh, I mean it is a different type of fund. ठीक है, इस वजह से इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अलग अलग तरह से हमने कैलकुलेट की. कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में जैसा मैंने बताया, इक्विटी इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट अनसर्टेन एंड वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट और वेरी डिफिकल्ट टू कम अप विद द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. उसके लिए अलग अलग मॉडल्स बनाए गए. और वो मॉडल्स क्या क्या थे? सबसे पहले हमने एक मॉडल के बारे में बात की, विच वॉज द मॉडल वॉज डीडीएम, डिविडेंड मॉडल, राइट? इसके बारे में बात की हमने. यस क्लास. Yes, sir. ठीक है. इसके अलावा हमने बात नहीं की कैपम के बारे में, नहीं की. डिविडेंड में भी हमने दो केसेस देखे. देखिए डिविडेंड मॉडल क्या कहता है? डिविडेंड मॉडल कहता है कि जो भी आपको रिटर्न मिलेंगे, यू विल गेट द रिटर्न ओनली इन डिविडेंड फॉर्म, एंड वी अंडरस्टैंड whatever the return we get, we always get the dividend in return in dividend form in case of equity. क्योंकि वो पैसा कब मिलेगा कब नहीं मिला इसके बारे में हमें नहीं पता होता, क्योंकि इक्विटी मिलेगा भी नहीं मिलेगा ये भी हमें कंफर्म नहीं होता. तो इसलिए whatever the return we will get from the equity, if I am the stakeholder, I will get all the return in the form of dividend. Now, how we can come up with the cost of equity in case of the DDM model? इसमें दो केसेस थे. एक तो था नो ग्रोथ, यानी डिविडेंड में कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, और एक था ग्रोथ मॉडल. याद आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. आज की क्लास में जो हमारा डिस्कस, इसमें फिर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, एंड बिलीव मी न्यूमेरिकल वर वेरी इजी, इजियर. बट इतने इजी न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे. यानी कि न्यूमेरिकल बता सकते हैं क्या था फॉर्मूला? कितना डिविडेंड मिला डिवाइडेड बाय करंट प्राइस और द नेट Or issue रिसीट. price. ठीक है, बिल्कुल. और इसमें ग्रोथ मॉडल में फॉर्मूला क्या था? प्लस ग्रोथ. यही तो था. Dividend upon current price Yes, sir. plus growth that has been यस, happening every year. एग्जैक्टली. तो कितना सिंपल है फॉर्मूला. अब हम बात करने वाले कैपम मॉडल की. ये सिंपल नहीं है, सिंपल है बट इसकी कुछ अजम्पशंस हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड बिलीव मी द कैपन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वेरी मच यूजेबल इन एवरी सेक्टर इन फाइनेंस. और खासकर पीएचडी में तो स्टूडेंट्स का काफ़ी हॉट टॉपिक रहता है कि कैपम मॉडल को जरूर स्टडी करें. एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओवर रिसर्च टॉपिक इन पीएचडी. कैपम, which is known as CAPM, is capital asset pricing model. कैपिटल, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है बट लेयर्स इसकी काफ़ी हैं. इसके ऊपर अलग से एक बुक भी है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के ऊपर एक बुक है. तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा फर्दर स्टडी के लिए. मॉडल में यहाँ लिख देता हूँ मॉडल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू एक्सप्लेन द वेरी थियोरिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस को कैपिटल. क्योंकि अगर आप थियोरी समझेंगे, क्योंकि कैपम का फॉर्मूला सिर्फ एक लाइन का है, एक लाइन से भी कम का फॉर्मूला है, आधी लाइन का फॉर्मूला है. बट इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा और इस फॉर्मूले का मतलब क्या है वो इम्पोर्टेंट है. थियोरी बेस से हम वही समझ पाएंगे. नाउ आई एम रीडिंग सम फ्यू पॉइंट फ्रॉम माय नोट्स सो दैट वी ऑल कैन अंडरस्टैंड ये है क्या. CAPM is an equilibrium model used to predict the expected rate return on a security or a portfolio. What does it mean? It means it tells us, दो चीजें बताता है. What should be the right price of the asset, whether the asset is overpriced or underpriced. ये कैपम मॉडल बताता है. साथ में ये मॉडल ये भी बताता है कि कि what should be the right rate of return from a portfolio or an asset. ठीक है, तो ये दो चीजें आपको समझने की जरूरत है. Tells us if asset or portfolio is overpriced or not. If asset is overpriced, underpriced, or right price, right priced. ये मॉडल ये बताता है. और किस बेस पे बताता है? उसका बेस क्या होता है? रिटर्न. रिटर्न.
रिटर्न इज द बेस, यानी व्हाट शुड बी द रिटर्न। अगर आप ये मॉडल यूज करें तो आपको पता लगेगा कि गिवन एसेट है, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का शेयर आपके पास है, आपको उसका सिस्टमेटिक रिस्क पता है, आपको रिस्क फ्री रिटर्न के बारे में पता है, आपको बीटा की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आई होप यू नो द बीटा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डू वी? No, sir. Also, आपने फाइनेंस में बीटा अभी तक नहीं पढ़ा है? No, sir. ओके, ठीक है, कोई नहीं, मैं इसे फिर मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना होगा बीटा को अच्छे से। बीटा इज समथिंग, इट इज लाइक सिस्टमेटिक रिस्क, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। अच्छा, डू वी ओन नो द सिस्टमेटिक रिस्क, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, मुझे अच्छे से याद है। क्या Yes, yes. sir. क्या है रिता, आप बता सकते हैं सिस्टमेटिक रिस्क? So, systematic risk basically the risk which is uh, inherent to the entire market. ओके, कैन वी कैन वी एलिमिनेट द सिस्टमेटिक रिस्क? No, sir. कैन वी रिड्यूस इट? We can reduce it. But we cannot entirely eliminate this. We Yes? cannot. Yes. ठीक है, ओके, वेरी गुड, अभी के लिए इतना पता होना जरूरी है। सिस्टमेटिक रिस्क इज द इनहेरिटेड रिस्क इन अ मार्केट। अगर आप इंडिया एंड अमेरिका, दो मार्केट का कंपैरिजन करें, यू विल फाइंड इंडियन मार्केट ऑब्वियसली इट इज मोर रिस्कियर इन कंपैरिजन टू द यूएस मार्केट। तो इंडियन मार्केट विल ऑलवेज हैव मोर सिस्टमेटिक रिस्क इन कंपैरिजन टू अमेरिका। Now, if I compare India and, for example, a very torn up country like Afghanistan, for example, like Pakistan, for an example, or the countries which are war-ridden countries, मैं उनका एग्जाम्पल लूँ, तो उनका सिस्टमेटिक रिस्क इज क्वाइट वेरी हाई, इट हैज़ अ वेरी हाई सिस्टमेटिक रिस्क, राइट, इन कंपेरिजन टू इंडिया इज अ सेफर, इंडिया हैज़ अ लेसर सिस्टमेटिक रिस्क। कहने का मतलब स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, कि सिस्टमेटिक रिस्क इज द इनहेरिटेड मार्केट विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, राइट। एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क विच इज नॉन एज द डाइवर्सिफिएबल रिस्क, उसे डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, बट इस रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी के लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है हमें आगे प्रोसीड करने के लिए। और उसका मेजरमेंट, सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करने का एक मेजरमेंट होता है बेटा, मैं उसी की बात कर रहा था, बेटा। बेटा इज समथिंग द मेजरमेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे यूज किया जाता है, कैसे रीड किया जाता है बीटा को, बहुत सिंपल है। रिटर्न, तो मैंने बताया एसेट ओवर प्राइस है, अंडर प्राइस है, राइट प्राइस है, वो कैसे पता लगेगा आपको, रिटर्न बेस पे पता लगेगा, यानी उस एसेट के रिटर्न कितने होने चाहिए और उस हिसाब से एसेट का प्राइस क्या होना चाहिए, इट इज रिटर्न बेस्ड फॉर्मूला, रिटर्न बेस्ड। नाउ, इसके अलावा दिस फॉर्मूला शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप between two things, positive relationship between two things, risk and return, obviously, because since it's a return formula, रिटर्न कैसे आएगा? अब आपको पता होगा रिस्क एंड रिटर्न का ट्रेड ऑफ, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। Risk cannot be read in isolation and the return cannot be read in isolation. They cannot be studied in isolation. They both are supposed to read in entirety, in its entirety. What does it mean? एक सेकेंड रुको बस, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इधर से भजन सुन रहा हूँ, तो मुझे तो एक बार वो भजन बंद करवाने पड़ेंगे। एक सेकेंड, कम कर देना आवाज। ओके, तो अच्छा, मैं क्या बता रहा था अभी, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, इट मींस रिस्क एंड रिटर्न का देयर शुड बी अ कंप्लीट ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, Yes, Yes. sir. ठीक है। और ये किस रिस्क की बात करता है, ये इंपॉर्टेंट है।
ये रिस्क की बात नहीं करता, ये बात करता है रिस्क के एक पार्ट की, विच इज सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है। दिस कैपम मॉडल ओनली कंसीडर द सिस्टमैटिक रिस्क। वाई इट कंसीडर द सिस्टमैटिक रिस्क? क्योंकि ये मॉडल की ये assumption मानी जाती है, दिस मॉडल हैज वन ऑफ द मेन assumption which is that systematic risk cannot be diversible. There is only other risk which is the unsystematic risk which is already discounted. यानी ये जो मॉडल है सिस्टमैटिक रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क को डिस्काउंट कर चुका है, बट सिस्टमैटिक रिस्क हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न। मान लेते हैं एक कंपनी है, एच डी एफ सी बैंक फॉर एग्जाम्पल। मैं एच डी एफ सी बैंक का एग्जाम्पल इसलिए देता रहता हूँ बिकॉज मेरा स्टेक काफ़ी ज़्यादा है उस बैंक में, एंड दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज रीड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई फॉलो अप दैट बैंक मोस्ट ऑफ द टाइम। ज़्यादातर में मेरा स्टेक इतना नहीं है तो मैं ज़्यादातर उसी बैंक को फोकस करता हूँ। तो एच डी एफ सी बैंक के मैं बारे में बात बताऊँ, अगर आपका बीटा आप उसका सिस्टमेटिक रीड स्टडी करेंगे, इट इज़ हायर देन मार्केट। मार्केट से ज़्यादा है सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है। तो ऐसे केस में अगर किसी भी सिक्योरिटी का, किसी एसेट का सिस्टमेटिक रिस्क ज़्यादा है, तो रिस्क के केस में रिस्क ज़्यादा होगा, रिटर्न के केस में मार्केट से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इट्स अंडरस्टैंडेबल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. देखो मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ बट फिलहाल मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा। ठीक है, क्योंकि हम आगे इसके बारे में स्टडी अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है। सो there's a positive relationship between systematic risk and return. Now, next is, as per this model in this capital market, only systematic risk is priced. जैसे मैंने बताया, unsystematic risk, being a diversifiable risk, is not priced in capital market. It implies that the investor gets a reward only for bearing systematic risk. Exactly. यानी कि आपको जो रिटर्न रिवॉर्ड है, यू विल गेट द रिटर्न रिवॉर्ड ओनली इन अ सिचुएशन व्हेन यू विल गो फॉर हायर रिस्क। यस और नो क्लास? एंड द हायर रिस्क विच इज सिस्टमैटिक रिस्क। आप मार्केट को तभी बीट कर सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना, यू कैन बीट द मार्केट ओनली व्हेन यू आर टेकिंग मोर रिस्क विच इज इन द फॉर्म ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। मान लेते हैं एग्जाम्पल, you are directly investing in equity, for example. You are not investing in mutual funds, you are not investing in any other ways, indirect way to invest in the equity market. If you are directly going for the equity, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दिया था, आपकी क्लास में एग्जांपल दिया था बजाज फिनसर्व, Yes, sir. है ना? बजाज फिनसर्व के बारे में बताया था मैंने, एक अमाउंट थोड़ा शायद गलत बताया था। आई डिड नॉट बाय दैट शेयर फॉर, आई मीन वो फेक जो मैंने पोर्टफोलियो के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, आई डिड नॉट बाय दैट शेयर फॉर 800 रुपीज। आई बॉट दैट शेयर फॉर 1100 रुपीज के आसपास बाय किया था। एंड एज ऑफ नाउ द शेयर प्राइस ऑफ द बजाज फिनसर्व इन 6 ईयर इज 17,000। सो लुक एट द डिफरेंस। 1100 रुपये से 17,000 का शेयर है वो आज के टाइम में। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, मुझे अगर ऑब्वियसली अगर मैं वो कर देता इन्वेस्ट वो पैसा, यानी मुझे लगभग लगभग 15 गुना ज़्यादा रिटर्न मिला, राइट? अगर वो पैसा मैं उस वक्त कर देता तो रिस्क तो था, बिकॉज इट्स एन इक्विटी मार्केट, आई एम डायरेक्टली एक्सपोजिंग टू माई इक्विटी शेयर होल्डिंग, राइट? अपनी एसेट्स को मैं डायरेक्ट एक्सपोज कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम द रिटर्न इज एक्चुअली वेरी वेरी हाई। 15 गुना रिटर्न विद इन 6 ईयर कोई छोटी बात नहीं है, 6 साल में 15 गुना रिटर्न मिलना। बट एट द सेम टाइम रिस्क डाउन साइड क्या थे, डाउन साइड भी हो सकता था, 15 गुना कम भी हो सकता था। कहने का मतलब है कि जब हम सिस्टमैटिक रिस्क एंड रिटर्न की बात करते हैं, मार्केट ऑफर्स रिटर्न टू दोज हु टेक्स मोर रिस्क। ठीक है। मैं तो रिस्क को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, यू शुड टेक द मोर रिस्क और नो, इट्स योर रिस्क प्रोफाइल एंड शुड बी योर रिस्क प्रोफाइल कंप्लीटली। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उस केस की जहां पर आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपका रिटर्न कितना आएगा, एंड इट इज नॉर्मल थिंग, जितना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं उतने ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेंगे, सिंपल। ठीक है, इस क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Capem is built on the premises that in the market portfolio there is no unsystematic risk because it is effectively diversified portfolio। यानी कि जो आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना, वो आपने इस तरह से बना लिया है। अब देखिए पोर्टफोलियो बनाने का मतलब क्या होता है। डू वी नो द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो? डू वी नो अबाउट द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो? Yes, sir. ठीक है। मान लेते हैं कि मैं एक आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, आई वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, डिफरेंट स्टॉक, but I want to minimize my risk. How can I minimize my risk? What I can do, if I have 1 lakh rupees of investment,
if I directly going and if I'm directly subscribing to all the shares of a company, return and risk is very high here because I did not diversify single penny. मैंने सारा का सारा पैसा एक ही शेयर में लगा दिया. लेकिन I can do a diversification. I can do the nano diversification also. कैसे? मान लेते हैं छोटा सा एग्जांपल है. मेरे पास 1 लाख है और I have chosen 5 different sector for this. uh, Communication sector, telecommunication sector, power sector, steel industry, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स हो सकते हैं इसमें, और एक हो गया हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी ये मैंने डिसाइड कर लिया. देखिए, अगर मैंने ये 5 सेक्टर ही डिसाइड कर लिए इसका मतलब तो सीधी सी बात है ना, मैं ऑलरेडी इसे डाइवर्सिफाई कर चुका हूँ. यानी अगर हम इक्वल अमाउंट की बात करें 20 20 20 20. इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है? ठीक है. Yes, अब sir. what I can do, I can go further. In communication, I can choose 3 or 4 different type of companies. In power sector, 3 or 4 type of companies. In steel, 3 or 4 type of different companies. In finance, in banks, alag alag. In hospitality, 4 or 3 companies. Now look at the diversification. Now it is can and it can be called as डेप्थ डाइवर्सिफिकेशन. यानी जो आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं काफी डेप्थ में कर रहे हैं, यानी आप मैसिव लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन, इसके आगे भी डाइवर्सिफिकेशन हो सकता था, राइट? तो कहने का मतलब है जब आप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आप एक कंपनी के, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी के, एचडीएफसी की बात करूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एचडीएफसी के आप शेयर्स भी बाय कर रहे हैं और उनके डिवेंचर्स भी बाय कर रहे हैं. शेयर्स में आप उनके प्रेफरेंस शेयर्स भी बाय कर रहे हैं, आप उनकी इक्विटी भी बाय कर रहे हैं. नाउ लुक एट दिस, इट इज अ वेरी कंप्लीट पैकेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. इससे भी ज़्यादा लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन हो सकते हैं, इट्स क्वाइट पॉसिबल. कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो एक तरह का रिस्क आपका चला जाता है विच इज नॉन एज मार्केट, नो, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, जिसे कहा जाता है अनसिस्टमेटिक रिस्क. जितना ज़्यादा आप लेवल पर क्या करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, अनसिस्टमेटिक रिस्क कम हो जाएगा. एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, Yes. sir. एंड एट द सेम टाइम ये भी आपको समझने की जरूरत है, जब ये कैपा मॉडल यूज किया जा रहा है तो ये मान ही लिया जा रहा है कि वी आर डीलिंग विद अ रैशनल इन्वेस्टर. इट मींस we are dealing with an investor who is well diversified, who has already diversified his entire investment. तो इसलिए अगर वो इंटायरली अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर चुका है तो अनसिस्टमेटिक रिस्क को फिर डिस्काउंट या कंसिडर करने की जरूरत है? नो, इट इज नॉट नेसेसरी. इट इज नॉट, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू डिस्काउंट दैट अनसिस्टमेटिक रिस्क, क्योंकि हम मान रहे हैं कि उसने ऑलरेडी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लिया है, कंप्लीटली कर लिया है, एंड देयरफॉर द अनसिस्टमेटिक रिस्क इज नाउ नथिंग. देयर इज ओनली रिस्क व्हिच इज लेफ्ट आउट, व्हिच इज कौन सा रिस्क बचा है अब? Systematic risk. सिस्टमेटिक रिस्क. तो ये आपको पता होना चाहिए. अनसिस्टमेटिक रिस्क क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया. ये हम इसकी अजम्पशंस की बात कर रहे हैं और अजम्पशंस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि इसकी अजम्पशन बेस्ड है और इसकी अजम्पशन का ऑल दो इसमें मॉडल में काफ़ी चेंजेस भी आ रहे हैं टाइम के टाइम. लोग अलग अलग पीएचडी कर रहे हैं इस पर, तो मॉडल को चेंज भी कर रहे हैं, बट अभी हमारे पास वी हैव अ वेरी बेसिक मॉडल. ठीक है, तो नो अनसिस्टमेटिक रिस्क. और जब हम ये बोलते हैं क्यों ऐसा है, क्योंकि उसने डाइवर्सिफाई कर लिया, क्योंकि वी आर डीलिंग विद रैशनल इन्वेस्टर. नेक्स्ट. Sir, हाँ जी बोलिए. सर इसे हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे ही देखेंगे, मतलब अभी तो हम पर्टिकुलर एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. ओके, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से? मतलब सर अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो जब हाँ बिल्कुल. कंपनी नहीं, जब व्हेन आई से, कंपनीज अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी तब के टाइम पे भी ऐसे देखेंगे. ऑब्वियसली हम यहाँ पे व्हेन आई से इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर का मतलब कंपनीज कैन आल्सो बी द इन्वेस्टर्स, राइट? ठीक है. ओके सर. हाँ, तो आगे हम बात करते हैं इसके दूसरे
मेथड की कुछ assumptions की. One of the assumption of this method is investor is a risk averse. Investor rational तो है लेकिन वो risk averse है. इसका मतलब है he wants return, he wants possible return, but at the same time the risk associated should be less. Am I clear? Risk averse का मतलब So please repeat. बचे there are two set of investors. One is the risk lover and the second one is risk averse. Risk averse are basically those who prefer to avoid the risk. Those who do not want to take a very high risk. So obviously, if they are not taking a very high risk, in such a situation, what will happen? क्या होगा उनके केस में? Return will be less. Obviously the return will be less, right? तो इसलिए ये assumption है कि इस केस में रिस्क अवर्सर की बात की जा रही है, रिस्क लवर की बात नहीं की जा रही. क्योंकि जब हम कैबम मॉडल का जब मैं आपको फॉर्मूला लिखवाऊंगा यू विल गेट टू नो कि क्यों हमने रिस्क अवर्स की बात की थी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, नो restrictions on short selling. शॉर्ट सेलिंग पता है आपको? व्हाट इज शॉर्ट सेल? शेयर्स को शॉर्ट सेल करना. Sir, not keeping them for long time period, selling them as early नहीं as नहीं possible नहीं after buying. नहीं नहीं नहीं, ये शॉर्ट सेलिंग नहीं होता. शॉर्ट सेलिंग देखिए, दो तरह की पोजीशंस होती है मार्केट में. वन इज अ लॉन्ग पोजीशन एंड द सेकंड वन इज शॉर्ट पोजीशन. आप में से किसी को शॉर्ट पोजीशन नहीं पता अभी तक? एनीवन? सर और एक ही बंदा ज्यादा शेयर खरीद लेता है कंपनी के ताकि उसके रेट में फिर वो नहीं नहीं, ये भी शॉर्ट मैनिपुलेट सेलिंग कर नहीं है. सके। देखिए, दो तरह की पोजीशंस होती है मार्केट में. वन इज अ लॉन्ग पोजीशन. लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय द लॉन्ग पोजीशन? ये कैश मार्केट में लॉन्ग पोजीशन होती है. लॉन्ग पोजीशन मीन्स you buy the shares. Now if you are buying the share it means you are longing the shares. क्योंकि ज़्यादातर फाइनेंस की लैंग्वेज में टेक्निकली यही लिखा जाता है. द पर्सन मिस्टर एक्स हैज लॉन्ग पोजीशन. लॉन्ग पोजीशन का मतलब शेयर उसने बाय कर लिए हैं. अब भैया आप बताइए, अगर आपने शेयर बाय किए तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? शेयर प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए? ऊपर जाए सर. ऊपर जाए, यानी आप ये प्रेफर करेंगे. एक होती है पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, जिसमें आप पहले क्या करते हैं? सेल कर देते हैं. बाय बाद में करेंगे, सेल पहले कर देते हैं. एंड हाउ इट इज पॉसिबल टू सेल द शेयर्स विच यू डू नॉट हैव? Shares can be sold first and can be bought later. How? With the help of broker. जो आपकी जो ब्रोकर है, जो आपकी ब्रोकर यूनिट है, उसके साथ आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं. यू कैन डिमांड देम, यू कैन एक तरह से आप उनसे बोरो करेंगे. यू कैन बोरो द शेयर्स फ्रॉम योर, यू कैन बोरो फ्रॉम ब्रोकर्स. आपने बोरो कर लिए. बिकॉज वाई बोरोइंग? बिकॉज T+2 इज देयर. 2 दिन का सेटलमेंट का टाइम दिया जाता है. जिस दिन ट्रांजेक्शन है उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रांजेक्शन को पूरा करना होता है. ठीक है, स्क्वायर ऑफ करना होता है. तो आपने शॉर्ट पोजीशन ली मार्केट में. आपने देखिए क्या किया, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा. फॉर एग्जाम्पल, रिताबा शी वॉन्ट्स टू बाय, शी वॉन्ट्स टू, शी इज लुकिंग एट द शेयर ऑफ अ कंपनी एंड शी फील्स कि शेयर प्राइस विल गो डाउन. ठीक है रिताबा, आपको लग रहा है शेयर प्राइस क्या जाएंगे? नीचे जाएंगे. तो बताइए रिताबा, क्या आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे मार्केट में उस शेयर में? No, sir. नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है शेयर प्राइस नीचे जाने वाला है. यू नो इट, आपको पता है, बस ये मानने पता है. आपने क्या किया? अपने बोरोवर से, अपने ब्रोकर से क्या कहा? आपने कहा कि आप मुझे कुछ शेयर दे दीजिए. उसने शेयर आपको दिए. उसने आपको 100 शेयर्स दिए. आपने उनसे क्या कर लिए? बोरो कर लिए. और उनको क्या किया? उन शेयर्स को सेल कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, current price is 100. Current price is 100. CO is 100. And Itaba, she knows very well कि within 2 days शेयर प्राइस होने वाले 90 रुपीज के. ऑब्वियसली लॉन्ग पोजीशन में कोई भी फायदा नहीं है, बट शॉर्ट पोजीशन में फायदा है.
रिदाबा ने क्या किया, बोरो किए शेयर्स। अब उसको पैसा नहीं देना ब्रोकर को, उसे तो शेयर्स देना है। तो रिदाबा ने बोरो किया 100 में, आज उन्हें सेल कर दिया। और विद इन 2 डेज जैसे ही वो 90 का शेयर हुआ, रिदाबा ने क्या किया, बाय किया और वापस किसको दे दिए, अपने ब्रोकर को दे दिए। इस रिदाबा क्लियर है एवरीवन? यस सर, तो ठीक है बेसिकली सर, 10 रुपीज पर शेयर का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल आपको फायदा हो गया। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक लैंग्वेज यूज की जाती है मार्केट में, सेल बाय, ऐसे कुछ है, BTST ऐसे कुछ होता है, बाय। एनीवन बता सकते, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा। Buy BTS, today, sell tomorrow, maybe. हाँ, वेरी गुड, राइट। तो इट इज सेल टुडे बाय टुमारो, STBT, एंड दिस पोजीशन इज बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, तो दिस इज द शॉर्ट पोजीशन एंड दिस इज द लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, तो मार्केट में अब आप पूछ सकते हैं सर कि क्या शॉर्ट पोजीशन पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। जैसे मैं भी, जैसे ट्रेडिंग, नो आई डू नॉट ट्रेड, आई इन्वेस्ट। ठीक है, तो आई एम समहाउ, आई एम एन इन्वेस्टर। तो मेरे केस में भी जब मैं बाय करता हूँ तो एक ऑप्शन आता है शॉर्ट सेलिंग का। तो शॉर्ट सेलिंग में आपको क्या होता है, विद द अरेंजमेंट ऑफ द ब्रोकर आपको शेयर्स मिल जाते हैं अभी, जिससे आप उन्हें अभी हायर प्राइस पे बाय कर सेल कर दो, और कम प्राइस पर उन्हें आप बाय करके वापस अपने ब्रोकर को दे दो। अब आप पूछ सकते हैं सर, व्हाट इफ द प्राइसेस आर नॉट डिक्रीजिंग, द प्राइस गोज अप, तो आपको तो नुकसान होगा ना, या नहीं होगा, बताइए। होगा सर। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि प्राइस ऊपर चलेगा। एंड एट द सेम टाइम आपके नुकसान की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ये जो 100 रुपये का शेयर आपने आज सेल किया, हो सकता है ये फ्यूचर में 1,000 का हो जाए, आई मीन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऑल्दो इट्स नॉट पॉसिबल, बट यानी ऊपर के प्राइस की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना क्लास, ऊपर के प्राइस की कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में फायदा लिमिटेड है, बट नुकसान अनलिमिटेड होता है। दिस इज दिस इज द पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट। दो तरह की मार्केट होती है, आपको पता होगा, कैश मार्केट एंड द डेरिवेटिव मार्केट, सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, जो डेरिवेटिव है, इसे कहा जाता है स्टॉक मार्केट का अगर सबसे कॉम्प्लेक्स कोई टेक्निक्स है, और वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इज द डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के ऊपर पूरे पूरे प्रोग्राम्स चलते हैं, आई मीन क्रैश कोर्सेज चलते हैं, जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड हाउ डेरिवेटिव वर्क्स। डेरिवेटिव दे आर नॉट द एक्चुअल सिक्योरिटीज, एक्चुअल सिक्योरिटी अलग होती है, डेरिवेटिव्स होती हैं, अंडरलाइन सिक्योरिटीज होती हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, ऑल्दो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डीप, मुझे पता है इसके बारे में, बट अगेन इतना नहीं पता कि मैं ट्रेडिंग कर पाऊँ डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करना इज लाइक, you must have a very good grips on your financial knowledge और स्टॉक मार्केट नॉलेज, तभी आप डेरिवेटिव में बाय सेल कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। नाउ क्लियर है आपको शॉर्ट सेलिंग का मतलब सबको? यस सर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये एक अजम्पशन है कि नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन शॉर्ट सेलिंग, यानी कि पीपल कैन बाय शेयर्स फर्स्ट एंड दे कैन सेल, सॉरी दे कैन सेल शेयर फर्स्ट एंड दे कैन बाय लेटर। एंड ये एक तरह से इट्स वेरी मच रियल प्रैक्टिस ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो ये तीन assumptions क्लियर हुई। फर्स्ट, no unsystematic risk. Second one, investor is risk averse, and the third one is there is no restrictions on short selling. ठीक है, everyone? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Fine. ठीक है, आगे अच्छा स्क्रीनशॉट चाहिए आप प्लीज ले लीजिए। Done. ओके, ठीक है, आगे हम चले, आगे। ठीक है, मैं न्यू स्क्रीन ले लेता हूँ, एक सेकेंड। Okay, so another assumption is this: perfect market exists. What does it mean, the perfect market? Anyone? Perfect market?
एग्जिस्ट, एग्जिस्ट्स, स्पेलिंग सही है ना? एग्जिस्ट, ई एक्स आई, एग्जिट तो नहीं होगा? नहीं, एग्जिस्ट्स, ठीक है। ओके, ठीक है। परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट, व्हाट डज इट मीन बाय दिस परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट? एनीवन? इट मीन्स आपने अगर परफेक्ट, यस बोलिए। So The perfect market. customers and सॉरी, सी परफेक्ट मार्केट, आई अंडरस्टैंड आप क्या बताना चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ना कि मार्केट में किसी तरह के फ्रिक्शंस नहीं है। यस, देयर इज सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन, सिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन इन द मार्केट। यस, Yes, sir. यस। हम परफेक्ट मार्केट की जब हम बात करते हैं, इट इज द आइडियल सिचुएशन। एंड ध्यान रखिए, देयर इज नॉट इवन सिंगल मार्केट दिस प्लैनेट कि जहां पर आपको परफेक्ट मार्केट सिनेरियो मिलेगा। लेकिन परफेक्ट, जब भी आप किसी मार्केट को कंपेयर करेंगे, आप कंपैरिजन किस चीज से करते हैं? कंपैरिजन आप उस चीज से करते हैं हमेशा जो चीज परफेक्ट हो, जो चीज आइडियल हो। And only then we say the market, whether the market is efficient. If it is efficient, is strong, is strongly efficient, it is less efficient, it is more efficient, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो परफेक्ट मार्केट इसकी assumption ये मानी गई, ये assumption है इस मॉडल की, which is perfect market do exist. It means there are no taxes, कोई taxes नहीं है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। देर इज नो एफ कॉस्ट विच इज फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी कोई भी फ्रिक्शन नहीं है मार्केट में। सिक्योरिटीज आर इजिली मूवेबल। नो प्राइस फ्लक्चुएशंस, प्राइस फ्लक्चुएशंस का मतलब नो वन कैन मैनिपुलेट द प्राइस, नो वन कैन मैनिपुलेट द प्राइस, ठीक है। कोई भी प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एंड अदर देन दिस, capital market is efficient, as I told you. There is perfect competition in the market, वही बात है, perfect competition. There is no friction cost, there is free mobility of securities. जब चाहे आप सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, और ना ही आपके को ऊपर कोई एसटीटी लगेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा, ना ही कोई ब्रोकरेज फीस होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो विच इज द फ्रिक्शन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी आइडियल सिचुएशन। ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके assumptions में आते हैं जो मैंने एक ही पॉइंट में कवर कर दिए हैं, ठीक है। द परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट, इट मींस नो टैक्सेस, नो फ्रिक्शन और फ्लोटेशन कॉस्ट, no one can manipulate the prices. And why no one can manipulate the prices? Because no one can beat the market. कोई भी मार्केट को बीट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि there are number of sellers and number of buyer in the market. No one, not even a single person can influence the market. But the question arises, क्या is it possible in the market? Yes, it is possible. Market can be beaten up by the operators. Operators are those who have the very heavy money with them. They can easily manipulate the share price of any company. किसी भी शेयर प्राइस, जैसे आपने हर्षद मैदान स्कैम अगर आपने देखा हो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट सीरीज, देखा है आप लोगों ने? देखा है yes, sir. ठीक है, यस आपको काफी हद तक पता होगा कि किस तरह से दे यूज टू रिग द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स, डिफरेंट कंपनी शेयर प्राइसेस। तो अगर आप किसी कंपनी की शेयर प्राइस, इफ यू आर इन अ पोजीशन टू रिग द शेयर प्राइस ऑफ एनी कंपनी, इट सिंपली मीन्स दैट यू कैन मैनिपुलेट द मार्केट, राइट। नॉर्मली परफेक्ट मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। बट इन रियलिटी यस, जिनके पास काफी ज्यादा पैसा है, आप और मैं मिलके नहीं कर सकते किसी मार्केट को रेंज, किसी एक शेयर प्राइस को। बट द पीपल दोज हु कैन क्रिएट द इल्यूजन इन द मार्केट। इसलिए मार्केट का इल्यूजन से बचना है, इस तरह की चीजों से बचना है, तो एक सीधा, मतलब मेरा तो सीधा फंडामेंटल यही है। आई एम अ वेरी बिगनर इन ऑल दिस, बट आई फील वी जस्ट फोकस ऑन अ कंपनी विच हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। यानी आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ जाओ, यू डू नॉट गो फॉर द शॉर्ट फिल्म्स, ठीक है। यू जस्ट गो फॉर द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कि ठीक है, मुझे लंबे टाइम तक इस शेयर के साथ रहना है। यू शुड नॉट बी इन लव अफेयर, ये भी साथ में ध्यान रखना, यू शुड नॉट बी इन लव अफेयर विद योर शेयर प्राइस, शेयर कंपनी की, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, वो नीचे भी जा रहा है, नो। ऑब्वियसली आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो यू हैव टू keep on checking the financial statement of that company. You have to take down all the information related to that share price. ऐसे नहीं कि सो गए बिल्कुल ही 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। जैसे येस बैंक के केस में अगर आप सो जाते
अगर आप सो गए 400 का शेयर 5 रुपीज़ पे भी आ गया, तो ये एडवाइजेबल नहीं है। आप थोड़ा सा एक यू मे बी अवेयर, यू कैन बी वेरी वेल अवेयर इन्वेस्टर, बट गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। वो सारी चीज डिस्काउंट कर देती है और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है अगर उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग से। सिंपल। ठीक। नाउ ओके, नाउ बोरोइंग अनलिमिटेड फ्रॉम द मार्केट, ये भी परफेक्ट मार्केट का ही पार्ट है, बोरोइंग अनलिमिटेड। नाउ अनलिमिटेड एट व्हाट रेट? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आप बोरोइंग तो कर लो अनलिमिटेड, बट किस रेट पर? ये कहा गया एट रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट, देखिए रिस्क फ्री रेट क्या होता है इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। Risk free rate is something like 5%, for example. So you can borrow amount of capital, unlimited capital from the market at risk free rate. क्योंकि अगर आप रिस्क फ्री रेट पे बाय करेंगे तभी आप कंपेयर कर पाएंगे अपना रिटर्न एंड रिस्क फ्री रेट को। ओके, मैं यही बता देता हूँ व्हाट इज द रिस्क फ्री रेट। सी द रिस्क फ्री रेट इज फ्रॉम नॉर्मली फ्रॉम द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी वो सिक्योरिटीज जिन पे आपको कोई भी रिस्क नहीं होता है। जैसे टी बिल्स की बात करो, इफ आई टॉक अबाउट द मनी मार्केट, the T-bills, treasury bills, which are or the federal bills of the US government, they are considered the risk-free returns. इंडियन गवर्नमेंट जो अपनी सिक्योरिटीज मनी मार्केट में इशू करती है, दे आर कंसिडर्ड रिस्क फ्री रेट सिक्योरिटीज। उन पे आपको 3% मिल रहा है, 4% मिल रहा है, बट आप आंख बंद करके ये रिलाई कर सकते हैं कि ये मिलेगा ही मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes, sir. Yes, sir. रिस्क फ्री रिटर्न। ठीक है, जैसे कि आप सेविंग बैंक में आप जाइए, तो सेविंग बैंक में इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज समवॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बैंकिंग, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम वी हैव अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल्दो थिंग्स आर कॉम्प्रोमाइज इन लास्ट सेवरल ईयर्स, बट अगेन कोई बात नहीं, कुछ बैंक्स फेल हुए हैं इंडिया में, इससे पहले कभी बैंक ज़्यादा फेल नहीं हुए थे। But there are 4 or 5 instances when the banking system is nearby, on the verge of the other banks, or specifically the corporate banks, they are on the verge of the collapse. ठीक है, तो but overall we can say bankings are very strong। और बैंक के लिए एक ना एक फंडामेंटल कहा जाता है, टू बिग टू फॉल, टू बिग टू फेल, TBTF। इसके बारे में आप लोग पढ़ना, TBTF। Two people can search too big to fail, too big to fail। इंडिया में कितने ऐसे बैंक्स हैं जिनको टू बिग टू फेल कैटेगरी में रखा गया है? ठीक है, और ये टू बिग टू फेल होता क्या है? यू विल गेट वेरी गुड इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। तो बोरिंग अनलिमिटेड है रिस्क फ्री रेट, तो जैसे मैंने बताया 5% आपको अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट से मिल रहा है तो यू कैन रिलाई कि ये मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज द रिस्क फ्री रिटर्न रेट। ठीक है, RF, रिस्क फ्री। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, investors have homogeneous expectations, although it's again it's not possible। अगर homogeneous होते तो traders नहीं होते मार्केट में, arbitrager नहीं होते, speculator नहीं होते, investors नहीं होते, right? Homogeneous expectations का मतलब everyone has the same expectation, everyone has the same goal? No, in reality we have the set of investors, categories होती है ना, we have investors, we have trader, we have speculators, we have arbitragers। लेकिन क्योंकि उनके अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, दे डू हैव द रिटर्न एक्सपेक्टेशन डिफरेंटली। इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ट्रेडर शॉर्ट कमिटमेंट, स्पेकुलेटर वेरी शॉर्ट कमिटमेंट, एंड आर्बिट्राज अगेन नैनो शॉर्ट कमिटमेंट। उसको तो सिर्फ मार्केट में गैप्स देखने हैं एंड ही विल बाय और सेल द शेयर्स 5 पैसे के गैप में भी वो। फॉर एग्जांपल NSE पे देयर इज अ शेयर व्हिच इज लिस्टेड एट 125, ऑन BSE शेयर इज लिस्टेड इन 1124.96 पैसा। 4 पैसे का डिफरेंस है दोनों मार्केट में, और ये डिफरेंस बहुत ही मोमेंटरीली डिफरेंस होता है। आर्बिट्राजर व्हाट ही विल डू, ही विल बाय फ्रॉम वन मार्केट एंड सेल ऑफ इन अनदर मार्केट 4 पैसे पर, बट द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वुड बी वेरी हाई, करोड्स ऑफ शेयर्स। तो आर्बिट्राजर्स दे सी दी आर्बिट्रेजिंग अपॉर्चुनिटीज, एक मार्केट के डिफरेंस दूसरे मार्केट के डिफरेंस को क्या करते हैं, वो उसको कैश करते हैं, दे आर द आर्बिट्राजर्स। समझ आ रहा है क्लास? Yes, sir. उनके पास Sir, हमारे और explain कर सकते हैं आप प्लीज आर्बिट्राज? ओके, आर्बिट्राज फॉर एग्जांपल देखिए दो मार्केट है, NSE एंड BSE में आप कभी नोटिस करें देयर इज अ सिक्योरिटी व्हिच इज लिस्टेड इन NSE एंड BSE बोथ, दोनों जगह पर एक सिक्योरिटी मान लीजिए लिस्टेड है। NSE पे जो सिक्योरिटी लिस्टेड है वो 124 रुपीज़ की है अभी, और
BSC पर वो है 124.20 पैसा. Although they are identical and most of the time they are identical. आप दोनों ही मार्केट में देखेंगे you will find the same rates. And in in blinks of the eyes, this the difference can be ruled out. But what arbitrage does? Arbitrage क्या करते हैं? ऐसे differences की ही wait कर रहे होते हैं. If they say this is a 20 पैसा difference, which is a huge difference. 20 पैसे का difference बहुत है arbitrage के लिए. What do? They will buy from the NSC, buy, and they will sell in BSC within 1 or 2 seconds. Within 1 or 2 seconds. I will say, how is it possible? They have the software, they have the dedicated software for all these things. They have very high and very compatible computers and laptops, so that they just do these transition within just 1 or 2 seconds. तो ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज होती है. समझ आया? ठीक है. जब आपने मार्केट के फ्रिक्शंस को यूज किया, मार्केट के गैप को यूज कर आपने एक जगह से बाय किया और दूसरी जगह सेल कर दिया, दिस इज द आर्बिट्राज. ठीक है. दे आर द आर्बिट्राजर्स लेकिन बहुत ही इफेक्टिव काम. आई मीन दे हैव द एंटायर डेडिकेटेड टीम फॉर दिस. ऐसे नहीं एक पर्सन बैठा हुआ है. एंड द कमांड्स आर वेरी प्रॉम्प्ट. तो विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड के अंदर वो ट्रांजेक्शन को डन कर देते हैं, क्योंकि मार्केट का जो इस तरह का फ्रिक्शंस होता है बहुत कम होता है. दिन में आप 1 या 2 बार नोटिस करेंगे जब किसी एक शेयर प्राइस में इस तरह का डिफरेंस आएगा. तो दे हैव टू वेट फॉर दोज डिफरेंसेस. ठीक. नाउ एम आई क्लियर क्लास? Yes, sir. ये तो आर्बिट्राजर के बात में बात की गई, लेकिन जो अजम्पशन है, अजम्पशन कह रही है कि मार्केट में एक ही तरह के लोग हैं, दोज आर इन्वेस्टिंग. मार्केट में कोई आर्बिट्राजर नहीं है, कोई कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि मार्केट में सबकी एक्सपेक्टेशंस एक जैसी एंड एवरीवन इज रिस्क अवर्स. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना. एवरीवन इज रिस्क अवर्स. ठीक है. ये चीज. इसके अलावा हाँ, ये हम बात कर चुके हैं. हर किसी इन्वेस्टर का दे हैव वेरी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड देयर इज नो अनसिस्टमैटिक रिस्क. तो दीज आर सम अजम्पशंस. ये मैंने अजम्पशंस, सेट ऑफ अजम्पशंस आपको बताया. क्यों अजम्पशंस जरूरी थी? ये अजम्पशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और इस कैपम मॉडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इवन इन द इंटरव्यूज, अगर आप एमबीए के इंटरव्यूज के लिए जाएं, पीएचडी लेवल तक के इंटरव्यू में दे स्पेसिफिकली आस्क कि आप assumptions बताइए and how this assumption will impact the model. The way this assumption is impacting the model, we have to tell them कि these are the ways then this assumption can impact this model. ठीक है. तो ये सारे assumptions हैं. ओके, मैं अब आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ. कैपम मॉडल का फॉर्मूला क्या है? देखिए, फॉर्मूला छोटा सा है, बस इसके assumptions काफी हैं और assumption based है पूरा का पूरा. This formula is this: risk-free return plus market return minus risk-free return in multiplication beta. नहीं, beta. Okay. So this is the CAPM model. And what will be the outcome of this CAPM model? What is the outcome of this model? Outcome is return. मैंने बताया था ना, रिटर्न यानी रिस्क फ्री रिटर्न. देखिए, रिस्क फ्री रिटर्न में अभी प्लस हो रहा है. why it is in addition, why it is not in multiplication? Because risk free return is independent. Yes or no? Yes, sir. मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप एचडीएफसी का शेयर बाय करना चाहते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि यदि आप एचडीएफसी शेयर से कितना एक्सपेक्ट करेंगे, कम से कम बता सकते हैं? कम से कम सर जितना परचेज किया होगा उतने प्राइस पे. अरे नहीं, एचडीएफसी शेयर में आप पैसा लगा रहे हैं, कम से कम आप रिस्क फ्री रिटर्न तो एक्सपेक्ट करेंगे ना उससे, कम से कम. बताइए. यस सर. भाई, आपका पैसा बैंक में पड़ा है, आपको 5% रिटर्न मिलता है. भाई, एचडीएफसी शेयर में आप तभी तो लगाओगे जब 5% मिले या उससे ज्यादा आपको मिले. अदरवाइज आप क्यों रिस्क लोगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. इसलिए आरएफ इज इन एडिशन, क्योंकि ये तो आपको चाहिए ही चाहिए.
और इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है रिस्क से, इसलिए ये प्लस में, इसके साथ कोई भी मल्टीप्लायर यूज नहीं किया गया, दैट्स व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये आपको चाहिए, लेकिन कितना रिस्क ले रहे हो उस बेस पे आपका डिपेंड करता है। मान लेते हैं HDFC बैंक का सिस्टमेटिक रिस्क इज वेरी हाई, इट इज 2, सिस्टमेटिक रिस्क इज 2। आप पूछेंगे सर इसका मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक रिस्क 2 नहीं है, बीटा 2 है, विच इज द मेजरमेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। इट मीन्स अगर सेंसेक्स, फॉर एग्जाम्पल सेंसेक्स 1% से इंक्रीज होता है तो HDFC का शेयर 2% से इंक्रीज होता है। अगर 1% से कम होता है HDFC का शेयर 2% से कम होता है, इट इज सिस्टमेटिक रिस्क बीटा 2%। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. यानी इन कंपेरिजन टू मार्केट, what is the change in your return? It is all about the beta, systematic risk। सेंसेक्स 1% से कम हुआ, आपका शेयर 2% से रिस्क किया, सेंसेक्स 1% से कम हुआ, 2% से इंक्रीज 1%, इट इंक्रीजेस बाय 1% एंड HDFC शेयर इंक्रीजेस बाय 2%। व्हाट इज इट? इट इज प्रॉफिटेबल। यानी सिस्टमैटिक रिस्क टेल्स अस जितना ज्यादा आपका बीटा होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट भी होगा, उतना ज्यादा ही नुकसान होगा, इसलिए बीटा किसमें मल्टीप्लायर में यूज किया गया, सी, है ना? जितना ज्यादा बीटा उतना ज्यादा रिक्वायर्ड रिटर्न होगा, बट एट द सेम टाइम रिस्क भी उतना होगा। एम आई क्लियर? Directly proportional. हाँ जी, They are directly proportional. एग्जैक्टली। तो बीटा इज इन मल्टीप्लीकेशन। नाउ RM माइनस RF, व्हाट इज दिस RM? मार्केट रिटर्न। ये जो शेयर है ना, ये देता है 10% रिटर्न, 10%, सॉरी नॉट दिस शेयर, मार्केट रिटर्न। मार्केट रिटर्न देती है, फॉर एग्जांपल सेंसेक्स का जो मार्केट रिटर्न है वो है 10%। इस शेयर में बाय करने का कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो मिल रहा होगा ना। व्हाट इज रिटर्न, व्हाट इज अ प्रीमियम? 5% वो माइनस कर दो आपका क्या, रिस्क फ्री रिटर्न। तो इस शेयर को बाय करने का प्रीमियम कितना है, कितना रिवॉर्ड मिल रहा है आपको? 5%। यस क्लास, 5% तो मिल रहा है ना एक्स्ट्रा, ठीक है? Yes, sir. 5%। हाँ, बीटा इज मल्टीप्लीकेशन। बीटा क्यों मल्टीप्लीकेशन में? क्योंकि हमने मार्केट का प्रीमियम देखा, इट्स अ मार्केट प्रीमियम। लेकिन अगर बीटा है 2, बीटा फॉर एग्जांपल 2 है, RF 5 है, बताइए इस शेयर से आपको कितना रिटर्न मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए? 15%। ये सुन लो, एम आई क्लियर एवरीवन? सबको समझ आया? Yes, sir. यानी ये पता लगा कि HDFC बैंक में अगर 15% रिटर्न ना मिले विथ गिवन दीज इंफॉर्मेशन, रिस्क फ्री रिटर्न, मार्केट प्रीमियम एंड द बीटा, अगर ना मिले तो भूल कर भी HDFC का शेयर बाय मत करो। एम आई क्लियर? अगर मिल रहा है ज्यादा तो बिल्कुल बाय करो, अगर 15% मिल रहा है तब भी बाय करो। इसका मतलब इफ द रिटर्न इज 13%, बट आपको तो पता लगा ना 15% मिलना चाहिए, तो इसका मतलब शेयर प्राइस, अभी जो शेयर प्राइस है वो ओवर प्राइस्ड है। यस और नो? यही तो मतलब होगा। Yes, sir. ठीक? तो अभी तो इनिशियल था, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके बाद हमें और अच्छे से समझ आएगा। एंड आई बिलीव आपको ये फॉर्मूले का फ्रेगमेंटेशन समझ आया होगा। RF मैंने क्यू ऐड किया, RM माइनस RF क्यू किया, विच इज द मार्केट प्रीमियम। यानी कि जैसे ही आप इक्विटी मार्केट में शेयर पैसा लगाने वाले हैं और आपको पता है कि इस मार्केट से 10% रिटर्न मिलता है और मेरा रिस्क फ्री रिटर्न फॉर एग्जाम्पल नाउ 4% है, तो 6% तो मार्केट का प्रीमियम हुआ ना, बिकॉज ऑफ दैट रिस्क, द रिस्क यू आर टेकिंग। यस और नो? Yes, sir. Yes, जो sir. आप एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं उसका प्रीमियम है 6%, लेकिन उस सिक्योरिटी का प्रीमियम कितना होगा वो बीटा पे डिपेंड करेगा। ठीक है? तो अगर बीटा 2 था तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा ऑफ मार्केट प्रीमियम, 12% इन दैट केस। ठीक है? Yes, sir. ओके गुड। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, कैपम मॉडल अभी तक क्लियर हुआ होगा अच्छे से। Yes, sir. Clear. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ऑल्दो आपके सिलेबस में जब से बीकॉम प्रोग्राम सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया कैपम मॉडल, छोटे छोटे से क्वेश्चंस दिए गए हैं। एंड बिलीव मी, अगर आपने ये अभी अच्छे से पढ़ लिया तो आपको अपने MCOM लेवल, MBA लेवल, MBA में है, हाँ है MBA में,
एमकॉम में भी है, एमबी में तो इस एमकॉम में तो डेडिकेटेड इसका पूरा एक चैप्टर है कैपम पर, तो आपको पढ़ने को मिलेगा और काफ़ी अच्छे से आप समझ पाएंगे। बिकॉज माई बैड वॉज आई डिडंट स्टडी दिस कैपम मॉडल इन माई ग्रेजुएशन, शायद मैंने ही नहीं पढ़ा था, सिलेबस में नहीं था, आई डोंट नो उस वक्त। हाँ, ओके, आई हैव माई नेक्स्ट क्लास, आई जस्ट फॉरगेट, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है अभी। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है इसका, तो यू मे टेक। Done. ठीक है, अटेंडेंस डन विद आवर। Just a second, sir. ओके ओके।